तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MBH यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। सही मसाले से बने खाने की खुशबू सीधा डाइनिंग टेबल तक खींच लाती है भाई। ओहो। तुम कौन? पापा, ऋतिक रोशन फिर से हमारे घर खाना खाने आ गए। पापा, राकेश मसाले से बने खाने के स्वाद में खो जाना, ये कौन सी नई बात है? राकेश मसाला, स्वाद जो रह जाए आप। हर घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है। कौन यहाँ मेहमानों को रिश्तेदार की तरह खिलाता है। एशियन पेंट्स, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। नमस्कार, आज सबसे बड़ा सवाल में मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दक्षिण मुंबई में चर्च गेट स्टेशन के पास बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय की नई इमारत की आधारशिला रखी। अब इस मौके पर अमित शाह ने ऐसा बयान दिया कि महाराष्ट्र क्या, महाराष्ट्र से बिहार और देश भर में इस बयान को लेकर सरगर्मियां, सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने? उन्होंने सीधे सीधे कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बैसाखी की जरूरत नहीं है और ऐसे में जो वो खड़ी है अपने बूते खड़ी है। महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने खेला कर सरकार बनाई वो जग जाहिर है कि आखिर कैसे बीजेपी ने पहले शिवसेना में सेंधमारी कर उसे अपने से अलग किया, फिर एनसीपी में दो फाड़ किए और शरद पवार और अजित पवार में मतभेद की दीवार भी खड़ी कर दी। अजित पवार को अपने पाले में मिला लिया और अब ताजा हालात पर बात करें तो क्या बिहार में भी बीजेपी को जेडीयू की जरूरत नहीं? क्या बीजेपी अपने सहारे और नीतीश के बिना ही बिहार जीत लेगी? ये तमाम वो सवाल हैं जो अब से ही नहीं, क्योंकि इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह हो या टॉप लीडरशिप अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, उनके भी इस तरह के बयान लगातार आते रहे हैं। एक और बयान का मैं जिक्र कर रही हूं जुलाई 2022 का, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने ही कहा था कि लोकसभा चुनावों में अभी 2 साल का वक्त है। हैदराबाद में बीजेपी ने अभी से एजेंडा सेट कर दिया है। अगले 30 से 40 सालों तक बीजेपी का युग रहेगा, एनडीए नहीं, बीजेपी का युग रहेगा और तब जाकर भारत विश्व गुरु बनेगा। ये कुछ ऐसे बयान हैं जो लगातार तस्दीक कर रहे हैं कि आखिर सहयोगी दलों को लेकर, उनकी रणनीतियों को लेकर, उनके साथ संबंध को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है, इसी पर सवाल खड़े करता है। एक और बयान का मैं यहां जिक्र कर रही हूं 18 अगस्त 2017 का। उसमें गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम 5-10 साल के लिए नहीं, 50 सालों के लिए सत्ता में आए हैं। हमें इस दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि 40-50 सालों में हमें सत्ता के माध्यम से देश में बड़े बदलाव करने हैं। तो महाराष्ट्र में तो यहां आर पार होती नजर आ रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का बयान जैसे ही आया विपक्ष तुरंत एक्टिव हो गया। संजय राउत, उनका बयान आया, उन्होंने सीधे सीधे किस तरह से तंज कसा। महाराष्ट्र में बीजेपी 2 बैसाखियों पर है, बिल्कुल जिक्र कर रहे हैं वो अजित पवार वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की। कई जगहों पर बीजेपी बैसाखी के दम पर सत्ता में है। बीजेपी की नीति है बैसाखी लो, इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये कह रहे संजय राउत। अब उसको लेकर देखिए यहां पर तेजस्वी यादव, क्योंकि बिहार में तस्वीर कुछ ऐसी है कि यहां पर एनडीए गठबंधन का सीएम चेहरा कौन है, इसको लेकर अब तक कोई तस्वीर साफ नहीं। नीतीश कुमार को लेकर यहां चाहे जेडीयू के नेता हो या
अन्य सहयोगी दलों के नेता सब कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे हैं और रहेंगे, लेकिन बीजेपी क्यों गुर्रेज कर रही है, उसको लेकर तेजस्वी यादव निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश को पुतला बना कर रखा है। भाजपा के लोग नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमित शाह ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि नीतीश सीएम नहीं बनने जा रहे। कुछ बयान, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बयान कि भाई अटल बिहारी का सपना है कि भाई बीजेपी की सरकार हो बिहार में, और यहां पर लगातार इस तरह के बयान। कुछ और बयान अगर मैं आपको याद दिला दूं, तारीख है 19 मई 2024, जब आरएसएस को लेकर बयान दिया गया था जिसमें कहा गया था कि पहले आरएसएस की जरूरत थी, आज बीजेपी सक्षम है। यह बयान ठीक लोकसभा चुनाव से पहले दिया गया था जेपी नड्डा की तरफ से, और उसके बाद नतीजे क्या हुए? लोकसभा चुनाव में 240 पर 8 की बीजेपी और बैसाखियों के सहारे बनी एनडीए सरकार। तो ये तमाम वो बयान है जिसको लेकर अब यहां पर राजनीति होती नजर आ रही है। पहले बयान सुनिए, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा और फिर विपक्ष ने किस तरह से पलटवार किया, वो सुनिएगा। की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक संगठन के आधार पर राजनीतिक पार्टी चलाने के विचार को स्वीकार किया। हमने हमेशा सिद्धांत के आधार पर हमारी नीतियों को गढ़ा है और हमने हमेशा भारत और भारत के लोगों के हित के लिए कड़े से कड़े संघर्ष भी किए हैं। क्योंकि अब महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी, भाजपा, ये किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती, अपने बूते पर खड़ी है। देखिए, अमित शाह की पूरी राजनीति बैसाखी के ऊपर ही चली। उनके पार्टी को 25-30 साल पहले कौन पूछता था, कौन देखता था? हर स्टेट में बैसाखी लेकर ही सत्ता पर आए, बढ़ गई पार्टी। अब बिहार में बैसाखी नहीं है नीतीश कुमार जी की, नॉर्थ ईस्ट में सरकारें बनाते हैं, बैसाखी नहीं है। महाराष्ट्र में तो 2-2 बैसाखी है। तो क्या करेंगे आप? कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। हम लोग कहते रहे हैं कि नीतीश जी का इस्तेमाल जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद वो कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं बनाएंगे। तो बिहार में एनडीए गठबंधन में सीएम फेस को लेकर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र को लेकर दिए गए अमित शाह के इस बयान के मायने अब समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैन इंडिया, जाहिर तौर से पैन इंडिया का असर और उसको लेकर हालांकि डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता देवेंद्र फडणवीस, उनका भी बयान सामने आया है। तो ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन मुद्दा तो विपक्ष के हाथ लग गया है। तो चलिए इसी पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं क्या है इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। बैसाखी के सहारे नहीं चलते हम, बीजेपी में हैं अब इतना दम। और दूसरा, बिहार में बैसाखी पड़ रही भारी, नीतीश की भी पूरी तैयारी। तो आज जो राजनीतिक मेहमानों का जो पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय करा देती हूं। आज हमारे साथ हैं बीजेपी से संतोष पाठक जी, कांग्रेस से आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू से चीफ स्पोक्स पर्सन नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयंत जिज्ञासु जी आरजेडी से जुड़ गए हैं, और कुछ ही देर में आपको एनसीपी अजित गुट से बृजमोहन श्रीवास्तव नजर आएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह जी को भी। तो आप सभी का स्वागत सबसे पहले। और संतोष सिंह जी, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं। सर, आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि जो ये बयान आया है बिहार में, जिस तरह का घमासान मचा हुआ है, बयान महाराष्ट्र को लेकर अमित शाह दे रहे हैं, लेकिन आपको वाकई में कुछ अटका, कुछ खटका हुआ लग रहा है? आखिर टर्फ ठीक है, बिहार और महाराष्ट्र की दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मायने आप किस तरह से देख रहे हैं मौजूदा स्थिति में? जी,
एक तो देखिए, एक तो इस बयान का जो कंटेक्स्ट है प्योरली महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में था, बिहार के कंटेक्स्ट में नहीं था, क्योंकि बिहार के इलेक्शन में उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्स्ट्रापोलेट आप कर सकते हैं, उसे कलेक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी जब जनसंघ थी, भारतीय जनसंघ, यहाँ चुनाव लड़ना शुरू किया 1962 में इनका खाता खुला, 3 सीट से खाता खुलता है, स्टार्ट करते हैं। सत्ता में वो 1967 में आते हैं, जब महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार बनती है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, उनके 3 मंत्री बनते हैं, तो उसमें रुद्र प्रताप सरंगी हैं, रामदेव महतो हैं, विजय कुमार मित्र हैं, 3 बनते हैं, ये पहला है। तो ये फर्स्ट बार लोहिया और गोलवरकर साथ में आते हैं। आप समझते जाइएगा बैसाखी का मतलब, आप जो बात कर रहे हैं, पहली बार इंडोर्समेंट होता है, बीजेपी की जो पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी है 1967 में खत्म होती है। दूसरा लैंडमार्क 77 में आता है, जब जनता पार्टी की सरकार बनती है। ऑफकोर्स जयप्रकाश नारायण जेपी मूवमेंट के बहुत बड़े नेता हैं, और सारी डिफरेंट तरह की पार्टियां मिल करके वो एक जनता पार्टी बनती है, और उसमें एक घटक के रूप में वो मर्ज कर जाती है, तो उसकी सरकार बनती है। तो उसमें इनका अच्छा खासा योगदान रहता है, और इनके बड़े नेता कैलाशपति मिश्र इनके डेप्यूटी रहते हैं, कर्पूरी ठाकुर को डेप्यूटी रहते हैं। थर्ड अराइवल जब होता है 90 में, तो कुछ समय के लिए लालू जी को भी सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद आप लंबा काल आप देख रहे हैं, कालखंड की आप 35 बरस से आपको 15 बरस लालू जी और राबड़ी जी का शासन चला, कांग्रेस भी साथ दिया, और उसके बाद आप देखते हैं कि नीतीश कुमार के साथ आप वो हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, 2 बार नीतीश कुमार गए आए, वो आप सारी कहानियां जान रहे हैं। तो आप देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जब सबसे शीर्ष पर 2010 में है, 115 सीट अपने बूते पर लाए हैं, मात्र 7 सीट सत्ता से दूर थे वो, तब मुख्यमंत्री ऑब्वियसली निर्विवाद रूप से थे। जब नंबर 1 की पार्टी तब मुख्यमंत्री, जब नंबर 2 की पार्टी 71 सीट्स लेकर के 80 आती है आरजेडी को 2015 तब मुख्यमंत्री, जब 43 सीट्स लाके तीसरे पायदान पर है एज ए पॉलिटिकल पार्टी तब मुख्यमंत्री। तभी तो मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के उभयनिष्ठ तत्व हैं। मैं बोलता हूं, एक मेरी ब्रिम थ्योरी है, मेरी ओरिजिनल थ्योरी है, आपके ग्लास में 70% वाटर अगर बीजेपी का फुल है या फिर आरजेडी का फुल है, 30% नीतीश कुमार का है, लेकिन वो टॉप पर है। नीतीश कुमार उसमें जाएंगे तो वो ब्रिम करेगा। तो नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स के लिए इंडिस्पेंसेबल बने हुए हैं। और हम लोग जो स्वास्थ्य की बात करते हैं ना, तो ये स्वास्थ्य एक कंप्लीटली प्योरली अर्बन डिस्कोर्स है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूरल डिस्कोर्स। कहीं चर्चा नहीं है, वो लोग कहते हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो बीजेपी ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं कर रही, कोई भी पार्टी को हक है कि असर्ट करने का प्रयास करे, हर एक पार्टी बड़ा होने की कोशिश करती है। 13 के बाद हटे तो उन्होंने फिर कोशिश की कि हम बड़े हो जाएं, और उसमें तो मोदी जी तुरंत आज प्रधानमंत्री बन के आए थे। 14 में 31 सीट बिहार में 40 में से जीते थे। क्या हुआ 15 में 53 सीट पर 91 से आ गए। वो 91 क्यों आया था? वो एक बहुत बड़ी कन्वर्टिबिलिटी थी नीतीश कुमार के साथ आने के बाद, एक सोशल कम्युनिकेशन। बिहार एक ऐसा स्टेट है, यहाँ वाम धारा भी पड़ी, लेफ्ट भी हुआ, राइट भी हुआ, कांग्रेस तो हुआ ही हुआ। तो एक ऐसा कम्प्लेक्स स्टेट है कि इसका अपना टेम्पलेट ही अलग है, न ये यूपी है, न हिमाचल है, न बंगाल है, बिहार है। तो बिहार की पॉलिटिक्स में अभी भी कोलिशन पॉलिटिक्स है, और उसमें नीतीश कुमार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फलक्रम बने हुए हैं। कोई भी पार्टी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करती है, बड़ी होने की कोशिश करती रहे, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ, एज ऑन डेट मुझे दिखता है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी तुरंत बीजेपी अपने बूते पर सत्ता में आ सकती है। आप मान के चलिए इसी चुनाव में, छोड़ दीजिए दूसरा चुनाव, 101 आप लड़ रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिकली कितना जीत जाएंगे? 70, 75? आपको 55 सीट चाहिए नीतीश कुमार से। द मोमेंट नीतीश कुमार 55 से 60 ले जाते हैं, तो नंबर्स विल डिसाइड हु विल बिकम चीफ मिनिस्टर, नॉट नीतीश कुमार हेल्थ। जितनी सारी बातें करते हैं, क्वेश्चन लाइज हियर ओनली ना, कि व्हाई नंबर दिस टाइम विल डिसाइड। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले तो भाई नंबर किसका कितना भी हो, किसी दल का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ये भी तो ऐलान किया गया ना। और अगर ये बयान सिर्फ महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में ही है संतोष जी, तो वहां पर भी तो बैसाखियों के सहारे ही है ना। ठीक है, आप इस बार मेजोरिटी से आए, लेकिन इससे पहले तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वही मुख्यमंत्री थे ना। नहीं, मैं बोला ना कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी पोस्टरिंग करती है, ये भी पोस्टरिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको वस्तुस्थिति बताया कि आप 101 लड़ रहे हैं। 101 में ऑप्टिमिस्टिकली आपको 122 का नंबर आप कहां से जुटाएंगे? जब तक नीतीश कुमार एक 55-60 के नंबर से नहीं लाएंगे, किस फोर्स से लाएंगे? चिराग पासवान कितना जीत लाएंगे? तो उनके ऐसा तो नहीं आइडियल स्थिति मुझे बनती दिख रही है।
नीतीश कुमार अभी भी इनएविटेबल हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया, ये बात सही है। इस बार नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट नहीं किया, एकदम सही है। इसीलिए तो हम आप डिस्कस कर रहे हैं। ये इसीलिए है कि वो एक पार्टी अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रही है। जब जैसे ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए आया था ना इंडिया, तो कहा जाता था कि इंडिया फाइनल फ्रंटियर है। तो बीजेपी बिहार जो है भाजपा के लिए फाइनल फ्रंटियर है, और ये अभी बना रहेगा। पॉलिटिकल स्थिति इस तरह है कि एक ट्राइपोलर बैटल होता है यहाँ, ट्राइपोलर नीतीश जी को लेकर के। नीतीश जी जिस पोल में जाते हैं वो पोल आप देख लीजिए, प्रूवन फैक्ट है, हमको आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो ये हो जाता है। तो अभी नीतीश कुमार के एक समतुल्य कोई इस तरह से कोई अलायंस पार्टनर नहीं इमर्ज कर रहा है। चिराग पासवानी 5 से 7% के स्टेक होल्डर्स हैं। जब तक एक 15 से 17-18% के एक अलायंस पार्टनर नहीं बनते हैं तो नीतीश कुमार को रिप्लेस नहीं कर सकता है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। अपने वो स्वास्थ्य के कारणों से जो कुछ हो जाए तो कुछ भविष्य में हो सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है। उनका पॉलिटिकल कैपिटल इतना कमाया हुआ है कि मुझे लगता है अभी जितना मैं फील्ड में घूम रहा हूं, बिहार में सीएम फेस को लेकर टसल है, उधर महाराष्ट्र में आप ये बयान दे रहे हैं बैसाखी की जरूरत नहीं, कुछ खेल दिख रहा है फिर इसमें संतोष जी? अब इसमें ये खेल क्या है तो वो ये कह सकते हैं। हम लोग तो भाई एक राजनीति के स्टूडेंट हैं, उस हिसाब से वो खेल की बात खेल जाने। लेकिन मैं बस उसी जानता हूं अनुभव क्या कह रहा है सर? अनुभव मेरा ये कह रहा है कि कोई भी खेल तब तक आपका सफल नहीं होगा जब तक आपके पास नंबर्स नहीं होंगे। जब नंबर्स होंगे अब डेमोक्रेसी में, वो नंबर स्केल डिसाइड करेगा। और क्यों आरजेडी को क्यों कहना पड़ जाता है 71 वो 80 सीट लाते हैं कि वो लालू जी क्या चाहते थे क्या? मैं फुलवरिया गांव गया था, मुझे तो लालू जी इंटरव्यू नहीं दे रहे थे कि क्योंकि मैं 2015 की बात बोल रहा हूं कि उनके पाटीदार ने कह दिया था कि नीतीश कुमार के साथ सत्ता शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बाद में गया तो मैंने समझाया कल कि हाँ मेरा पाटीदार ऐसा बोला होगा। तो उसके बावजूद भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया, वो अनमने से ढंग से किया था। इसलिए है कि वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, उन्होंने इस तरह से अपनी बनाई है। आप देखिए 95 में जो आदमी 7 सीट से स्टार्ट करता है उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। वो तो बिहार की राजनीति के पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल में केस हिस्ट्री है कि 3% से कम की जाति आधार का नेता एक देश की राजनीति में 20 वर्ष तक राज करे। इस पर तो शोध होना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है। सारे पॉलिटिकल इक्वेशंस जो कास्ट रीजन स्ट्रक्चर का, उन्होंने वो सारा ध्वस्त कर दिया। हमको लगता है फ्रेंसिन आर फ्रेंकल और वो MSA राव की किताब और जो कास्ट डोमिनेंस पर किताब लिखी गई है वो फिर से लिखी जानी चाहिए। डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट, जेफरी विट्सो टाइप के जो लेखक हैं। तो बिहार को रिविजिट करना बार बार वो जरूरी है। अभी के इलेक्शन में अब देखिए इंटरेस्टिंग रिजल्ट होगा। एक प्लेयर आए हैं प्रशांत किशोर, वो क्या करते हैं, कितना असर डालते हैं, वो एक एक्स फैक्टर है मेरे लिए जी। ठीक है, तो संतोष पाठक जी अब आपके पास आ रही। संतोष जी, ये क्या कहना चाह रहे थे? ये महाराष्ट्र में बयान देने का संदेश क्या पैन इंडिया था जो तमाम सहयोगी, भाई अब 38 दलों का एक बड़ा एनडीए गठबंधन बन चुका है ना? नहीं, मुझे उसका महाराष्ट्र में जो माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसका बिहार के से क्या लेना देना, उसका दूर दूर तक बिहार से कोई लेना देना नहीं है। और बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ जो अभी संतोष भैया ने जिस प्रकार से विषय को इंडोर्स किया है या समझाया है, हम सब लोगों ने उसको बहुत तन्मयता से सुना। नीतीश कुमार जी के साथ हमारा नेचुरल गठबंधन है। बिहार लेटर ऑन करेंगे ना, महाराष्ट्र के अगर संदर्भ में भी है तो वहां क्या एकनाथ शिंदे, अजित पवार, क्या वो बैसाखी नहीं है? देखिए क्या उनकी जरूरत अब नहीं है क्या बीजेपी को? नहीं पूजा जी, मैं कोई गृह मंत्री जी के मन में घुसा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जो विषय उन्होंने कहा वो महाराष्ट्र के संदर्भ में कहा, और स्वाभाविक तौर पर महाराष्ट्र में हमारी ताकत बढ़ी है। हम लोग जहां पर थे महाराष्ट्र में आज से 5 साल 10 साल पहले, आज स्वाभाविक तौर पर महाराष्ट्र में हम सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर अगर प्रतिष्ठित हैं तो स्वाभाविक तौर पर जमीन पर हमारी ताकत बढ़ी है। तभी उन्होंने इस बात को कहा है और महाराष्ट्र की जनता ने उसको इंडोर्स भी किया है। रह गई बात आप जिसकी तुलना बिहार से करना चाह रहे हैं, नहीं तो नहीं जरूरत ना, नहीं जरूरत अब एकनाथ शिंदे की, नहीं जरूरत अब अजित पवार की। हमने कहा ये बात बढ़ गए हैं ना, सुन रहे हैं ना नीरज जी सुन रहे हैं ना? हमारी ताकत बढ़ी है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हमारी ताकत बढ़ी है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम ही यथार्थवादी हो गए, वहां सब कुछ हम ही हो गए। जो समाज का जो दृष्टिकोण होता है वो परिणामों में निकल कर आता है। नीतीश कुमार की जहां तक बात है, भाई भाजपा किसी बैसाखी के आधार पर नहीं, अपने बूते पर खड़ी है जी। यही कहा ना गृह मंत्री अमित शाह ने। नहीं, आप फिर से बताइए क्या बोले? बयान क्या है? बयान यही है ना कि भाजपा किसी बैसाखी के आधार पर नहीं, अपने बूते पर खड़ी है।
तो स्वाभाविक तौर पर इसमें क्या बुराई है? कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो नहीं बढ़ना चाहता? जिसकी ताकत को अपनी ताकत नहीं बढ़ाना चाहता? कोई ऐसा कोई राजनीतिक दल है क्या? कोई भी ऐसा दल हो। आज ही महागठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मैनिफेस्टो को लेकर, उस जो सीक्वेंस में जो कुर्सियां लगी थी और जिस प्रकार के लोग वहां पर बैठे, तो वो इशारा करता है जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया उसका नाम ही है बिहार का तेजस्वी प्रण। तो ये हम कोई राजद जैसे एलियनेटेड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम लोग समाज के बीच में जाकर उनके बीच में काम करके उनसे मैंडेट लेकर आने वाले लोग हैं। मैं बात जो आपको एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूं पूजा जी, कि हमने नीतीश कुमार जी के साथ एक नैसर्गिक गठबंधन और नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी तो फिर तो आपकी नीति यही है ना भाई, जब वोट की जरूरत है, जहां आप कमजोर है वहां सहयोगियों का साथ ले लेते हैं, और जब आपके नंबर्स बढ़ जाएं तो आप उन्हें हटा देते हैं, फिर आपको उन बैसाखियों की जरूरत नहीं होती। सुनिए, आप जिस बात को झगड़ा लगाना चाह रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में मैं नहीं कह रही हूँ, संजय राउत कह रहे हैं, इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति है आपकी। संजय राउत जी ने वहां के पर्सपेक्टिव में बोला है ना, आप बिहार के पर्सपेक्टिव में, आप मुझसे बात तो बिहार के बारे में होगी। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो विषय उन्होंने महाराष्ट्र में कहा वो बिहार में कैसे लागू होगा? अगर जंगल यहाँ पर भी तो नंबर ज्यादा होंगे, सीएम फेस वही डिसाइड होगा ना, नंबर से डिसाइड करेंगे ना सीएम फेस भी। आप पूरी बात नहीं पूरी होने देंगे तो कैसे? हम लोग आधा अधूरा क्या बताएं? पूरी कीजिए प्लीज। आप पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर अगर मेरे में अगर कोई कमी रह जाएगी तो आप उसको बताइएगा। मेरे कहने का मतलब यह है, या भारतीय जनता पार्टी का मत सिर्फ इसमें यह है कि हम लोगों ने बिहार में नीतीश जी के साथ एक नेचुरल अलायंस, और नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नेचुरल अलायंस ड्रॉ किया है सिंस 1996। बीच में थोड़ा बहुत कहीं कहीं ऊपर नीचे हुआ है। सिंस 1984 तो शिवसेना भी साथ थी भाई। सिंस 1984 शिवसेना भी इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही थी। हुआ क्या? मैं अपना बोलूं तो आपका सुनूं, ये बताइए। अब आप मुद्दे पर नहीं आ रहे ना, आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, तो मुझे उस मुद्दे पे लाना पड़ रहा है। नहीं, आप मुद्दे पर आइए, बताइए, मैं आप ही की बात का जवाब देता हूं, बोलिए। मैं वही तो आपसे कह रही हूँ ना, आप यहाँ कह रहे हैं सिंस 1996 आप 1986 आप नीतीश कुमार के साथ हैं भाई। सिंस 1984 तो आप शिवसेना के भी साथ खड़े हैं, शिवसेना आपके साथ लगातार मजबूती के साथ खड़ी रही। तो कहाँ कोई कह रहा है? क्या हुआ? वो जो उसी को दो धड़ों में बांट दिया, एक धड़ा अपने साथ ले लिया और उनको सत्ता से बाहर कर दिया। आप ही बोलिए फिर। शिवसेना का वो हिस्सा जो इसका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हिंदुत्व के साथ और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अलायंस के साथ है, वो आज भी हमारे साथ है। जो परिवारवाद के पोषक लोग थे वो हमसे अलग गए हैं। जिनको सिर्फ परिवार चाहिए, उनका कमिटमेंट समाज के साथ नहीं है, विचारधारा के साथ नहीं है, वो लोग आज हमसे दूर हुए हैं। जिनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हमारे साथ है वो आज भी हमारे साथ है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी बड़े नेता का जो पुत्र है उसी प्रकार से ड्रॉ कर सके। आज क्या आप कह सकते हैं कि लालू यादव जी के बराबरी के नेता हो गए तेजस्वी यादव? क्या हो सकते हैं क्या? कभी संभावना है? दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर उनसे बाहर अगर तेज प्रताप गए हैं तो आप उन दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए। आज की स्थिति में क्या है? बिहार में तो लड़ाई तेजस्वी बनाम तेज प्रताप ही बची। विचारधारा वाला भी एक और बयान मुझे याद सा आ रहा है, जब जेपी नड्डा ने कहा था कि भाई विचारधारा से अगर भाजपा ऐसे चलती रहेगी तो क्षेत्रीय दलों का सफाया हो जाएगा। नीरज कुमार जी, उस वक्त बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई थी आपकी, याद है आपको? नहीं, हमको लगता है आपको वह भी प्रतिक्रिया जानकारी बताना चाहिए। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यह भी देश में एक परसेप्शन रहा है ना। कांग्रेस पार्टी ने रीजनल पार्टी के साथ और गैर कांग्रेसी सरकार के साथ क्या व्यवहार किया है ये देश जानता है। ये तो सर्वविदित है ना। आज का तो आपका एजेंडा यह होना चाहिए था कि जो ग्रैंड अलायंस ने आज जो जारी किया अपना मैनिफेस्टो, मैं हतप्रभ हूं पूजा जी कि मेरे सामने 2020 का भी है, 2025 का भी है। अब राहुल, अब सोनिया जी राबड़ी जी के बराबर में पैरेलल नेता हो गई। एक परिवार का 3 आदमी का फोटोग्राफ्स है मेरे सामने है। थोड़ी देर में करता हूं। अब देखिए क्या हाल है। अब 2020 का आप देखिएगा तो राहुल गांधी की बड़ी तस्वीर थी, तेजस्वी जी यहां थे, लेकिन आज यहां क्या हाल हो गया। और ऐसा नहीं कि चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट 2020 में नहीं हुए थे। अभी संतोष जी ने मेरी बहुत सारी बातें को मुझे बोझ से मुक्त कर दिया।
बिहार की सोशल रियलिटी को उन्होंने बताया, नीतीश कुमार जी की यूटिलिटी को बताया और नीतीश कुमार जी के बारे में जो परसेप्शन का खेल हो रहा है उसके बारे में बताया। संतोष जी ने भी उन सारी बातों की चर्चा की, कुछ एक बिंदु की चर्चा की। बिल्कुल बिल्कुल। गठबंधन इस देश की राजनीति की आवश्यकता है। आपको तो यह भी सवाल पूछना चाहिए था कि भाई कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर में एक छत्र राज की है, कांग्रेस को क्यों जरूरत पड़ जाती है? अरे भाई देश के अंदर में आरजेडी, अब ये इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा मेरे लिए? हम अभी बताया संतोष जी ने 2010 में हम कितना सीट जीते थे, तो हम अकेले सरकार बना लेते, अलायंस के प्रति ईमानदारी थी। 2020 में हमको 43 एमएलए हुआ, हमने इनकार किया, भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया। आप देखिए ना, पूरे तौर पर जब देखिएगा तो अलायंस हुआ, 7 कमिटमेंट जो 7 निश्चय है, ये जो तेजस्वी जी का प्रण है, ये कूड़ेदान में चला गया था। इसको कूड़ेदान में तेजस्वी जी ने फेंक दिया था, कहा गया रे कूड़ेदान में फेंको, हम 7 निश्चय मानेंगे। ये सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि देश के अंदर में जो मैंडेट आ रहा है वो डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट। अब महाराष्ट्र से तुलना बिहार का बार बार आप लोग करते हैं, चूंकि नीतीश कुमार जी को लव करिए या हेट करिए, इग्नोर करने की स्थिति नहीं है, ये सर्वविदित है। लेकिन इस बार बिहार में हमारा 43 एमएलए था। नीरज जी, इस बार वो इग्नोरेंस नजर आ रही है। आप अच्छा, बात कर रहे हैं पैरेलल खड़े होने की राबड़ी और सोनिया गांधी की, लेकिन यहाँ तो आपको ही पैरेलल लाके खड़ा कर दिया। कहां तक आप बड़े भाई की भूमिका में बिहार के हर चुनाव में दिखे हैं ना? इस बार बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं दोनों चुनाव, जुड़वा भाई बना दिया बड़े भाई से। हमको यह बताइए, सुनिए ना बता रहे हैं, हम तो बीजेपी से ज्यादा एक सीट हमारा जीता पार्लियामेंट में, ज्यादा जीते ना, 12 जीते ना हम पार्लियामेंट के सीट में चुनाव में, और राष्ट्रीय जनता दल 4 सीट जीता, कांग्रेस 3 सीट जीता। जरा निकाल के देखिए तो दोनों के बीच सीट का समीकरण क्या है? ये कहां सवाल होता है भाई? एनडीए के तमाम नेता असेंबली वाइज कमिटमेंट किए, जाकर के डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सम्मेलन हुआ, सब में कहा गया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन कुछ लोग को बर्दाश्त नहीं होता है। मैं फिर बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कि नीतीश कुमार जी से लव करिए या हेट करिए, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अरे सब उनसे लव ही कर रहे हैं, सब उनसे लव ही कर रहे हैं। नीरज जी, आप इस बात से निश्चिंत रहिए, उनके काम हो लव करने का कारण ये है ना। लेकिन इस बार एनडीए में वो लव खासतौर से बीजेपी का नहीं नजर आ रहा ना। सीएम फेस को लेकर आप लगातार कह रहे हैं, आपके दूसरे सहयोगी कह रहे हैं भाई नीतीश कुमार ही सीएम थे, हैं, रहेंगे। बीजेपी नहीं कहती है, क्यों नहीं कहती? क्यों विधायक दल के नेता तय करेंगे कौन होगा अगला? सम्राट चौधरी जी का बयान आया, क्यों समय बताएगा? दिलीप जायसवाल जी का बयान आया, राजीव प्रताप रूढ़ी जी का बयान आया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्यों नहीं बयान आया? 2020 में भी तो क्लियर था ना, नंबर कुछ भी हो, नंबर कुछ भी हो, सीएम नीतीश ही होंगे। नहीं, आप पूजा जी आप जरा से साइलेंट रहिए। 2020 में नीतीश जी की लीडरशिप में चुनाव हुआ था ना, 43 सीट आया था ना, तो नीतीश जी के तो चीफ मिनिस्टर का क्लेम नहीं रहना चाहिए था। अरे वहां तो क्लियर कर दिया गया था ना नीरज जी, चुनाव से पहले ही क्लियर कर दिया गया था। नंबर किसी भी दल के कितने हो, भरी सभा में उस समय भी यही था कि नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में चुनाव होगा, कुमार ही होंगे, मुख्यमंत्री वही होंगे। नहीं, अरे नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में जब चुनाव होगा, सक्सेस स्टोरी हम वही लिख रहे हैं, पब्लिक का मैंडेट आने की हमारी उम्मीद है, तो नेचुरली नीतीश कुमार होंगे। कहां इसमें कोई डिबेट है? अब डिबेट का विषय आप बना दीजिए। अरे आज तो डिबेट करते कि घोषणा पत्र पर, तो अच्छा रहता। मैं बार बार बोल रहा हूं, नीतीश जी के लिए चिंता मत करिए। आप देखें ना, अभी संतोष जी ने क्या कहा कि अर्बन इलाके में परसेप्शन है, गांव के अंदर में अभी नीतीश कुमार परसेप्शन पूरे बिहार में है ना, लेकिन बीजेपी नहीं उसको साथ दे रही। ऊपर से बयान आ जाता है कि अब बैसाखियों की जरूरत नहीं है। नहीं, अभी वो कह रहे हैं ना कि भाई नंबर विल डिसाइड। अभी संतोष पाठक कह रहे हैं यहीं पर ही, नंबर्स विल डिसाइड। अरे ये बड़ा हम अच्छा लगता हमको अगर आप यह शुरू बोलती कि इस देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी ने भी रीजनल पार्टी के साथ क्या व्यवहार किया है, जरा ये भी बता देती तो अच्छा लगता। दोनों कंपेरिजन कर देती कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस भी बड़ी पार्टी रही है,
और कांग्रेस पार्टी ने कैसे गैर कांग्रेसी सरकार को गिराया, कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, डिफरेंट रीजनल पार्टी को कैसे कमजोर किया, जरा ये सब भी बताते थे। कंपेरिजन बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। दर्शक यह जानना चाहता है कि केवल बीजेपी ही एजेंडा पर आपका एनडीए है या कांग्रेस भी आपका एजेंडा बनेगा? केंद्र में डबल इंजन सरकार आपकी, तो सवाल तो सरकार से होंगे ना। विपक्ष में आऊंगी तो उनसे भी सवाल करूंगी, लेकिन जवाबदेही तो आपकी ज्यादा है या नहीं है? बृजमोहन श्रीवास्तव, भाई बृजमोहन श्रीवास्तव, महाराष्ट्र में तो आप है ना सरकार में? बिल्कुल हम लोग सरकार में हैं, तो बैसाखी की जरूरत नहीं है, अपने बूते खड़ी है बीजेपी, ये कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, ऑलरेडी गृह मंत्री जी ने अपने जो कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया है, ये संदेश हर राजनेता अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए देता है। इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि जो महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार है उसमें किसी प्रकार का कोई चिंता की बात है, या वहां हमारे जो सामंजस्य के साथ हम लोग वहां राजनीति कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, वहां शिवसेना के भी अपने सम्मेलन हो रहे हैं, और हम सब लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पे मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और उसके पीछे मूल मकसद यही है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने अभी विधानसभा में जो हम लोगों को वहां पर मैंडेट दिया है उसको पूरा करने के लिए तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ खड़े होकर काम करना पड़ेगा, तभी उसका हम लोग वहां जनता की कसौटी पे हम लोग अपने खड़े उतर पाएंगे। उसको ध्यान में रख के आदरणीय अमित शाह साहब ने कहा है, और ये संदेश उनका अपने कार्यकर्ताओं के अलावा उन पार्टियों को भी है जो आज भी ये मान के चलती है कि हमने एनडीए का साथ छोड़ दिया या बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और आज हम वहां पर किसी प्रकार से फिर से कोई मौका ढूंढ सकते हैं। ये संदेश उनको भी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो मजबूत साथी वहां पर हमारे साथ हैं, अब हमें किसी और की जरूरत नहीं है। ये संदेश उन्होंने स्पष्ट रूप से दिया, तो मुझे नहीं लगता नहीं, ऐसा तो उन्होंने ऐसा कुछ जिक्र किया नहीं। मैं फिर वो बयान पढ़ के आप चाहे तो मैं सुना दूंगी, फिर वो बयान भी मैं चलवा दूंगी, लेकिन आप दोनों का कहीं जिक्र नहीं है। हाँ, बैसाखी की जरूरत नहीं है ये जरूर कह गए। हाँ, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि मजबूत आप सब लोग मजबूती के साथ काम करिए और अपने अपने क्षेत्र में अपने आप को ताकतवर बनाइए। मैं सोचता हूँ इसमें हम लोगों को किसी प्रकार की कोई, ना तो हमको कोई संशय हो, ना इसमें किसी प्रकार की हम लोगों को आपत्ति है। आदरणीय अमित शाह साहब ने बोला है, आदरणीय अजीत दादा पवार और आदरणीय प्रफुल्ल पटेल भी अपने अपने क्षेत्र में इस समय दौरा करके अपने कार्यकर्ताओं को यही संदेश दे रहे हैं कि जमीन पे हम लोगों को अपने आप को मजबूत बनाना है। तो जब तक हमारी मजबूती नहीं होगी, और ये मजबूत देखिए मजबूती देख कर आ रही है, आप तो दिल्ली तक की आप जो है रेस लगा रहे हैं। एकनाथ शिंदे नहीं, एकनाथ शिंदे साहब वहां जो आते हैं, जब कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी से मिलने आता है, तो उसकी मंशा ये होती है कि वो प्रदेश के लिए ज्यादा से ज्यादा जो योजनाएं हैं उनके लिए उनसे निवेदन करे और वहां से आशीर्वाद लेके निकले। तो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब अगर ये कर रहे हैं तो इसमें सभी लोगों का समर्थन है, हमारा भी समर्थन है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब का भी समर्थन है। मैं आपसे खास बात ये कहना चाहता हूं कि एनडीए के, लेकिन हुआ तो आपके साथ वही ना, कहा नेतृत्व एकनाथ शिंदे का था और सीएम बना दिया। भाई नंबर्स वहां ज्यादा थे तो जाहिर तौर से, जैसे कि संतोष पाठक कह रहे नंबर ज्यादा थे तो सीएम उन्हीं का बनना था। देखिए कि सबसे पहले आपको एनडीए को समझना होगा, एनडीए में जितने भी जो 38 दल हैं उसमें कई दल ऐसे भी हैं जिनका की कोई भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहीं है। लेकिन जब हम लोग सब बैठ के अंदर बात करते हैं तो वहां पर सभी से समानता के आधार पर बात होती है। कभी ये नहीं देखा जाता कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी है तो वहां पर जो नेता बैठे हैं वो हम लोगों को डिक्टेट करें। वहां पूरी तौर से इंटरेक्शन होता है, हर मुद्दे के ऊपर चर्चा होती है, और उसके बाद जो बेहतर राजनीतिक फैसला होना चाहिए, जो एनडीए के हित में भी हो, जो प्रदेश के भी हित में हो और आम जनता के भी हित में हो, वो फैसले वहां पे लिए जाते हैं। समझ रहे हैं आलोक जी, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, समझ जाइए। ऐसे चलती है एनडीए, ऐसे चलते हैं गठबंधन धर्म की राजनीति। पूजा जी, मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ एक बात, इसीलिए आप देखिए कि जो एनडीए के साथ आया है, किसी भी दल ने एनडीए को छोड़ने का कभी विचार नहीं किया, क्योंकि वहां पे स्पेस है सबों को, वहां पे समानता के साथ बात होती है और वहां एक दूसरे की भावनाओं का और एक दूसरे की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत पुराने दल छोड़कर गए हैं, बहुत पुराने दल। सबसे पहले तो चलिए ठीक है, शिवसेना गई, अब उनका आज रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, जो अब 2 फाड़ हो चुकी है। अभी जिक्र कर रहे थे ना यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल और उससे पुराना सहयोगी। और बताइए
और कितने नाम गिनाऊं? आलोक शर्मा। देखिए, ब्रजमोहन जी मेरे बड़े भाई हैं आज, लेकिन वो काफी चीजें आज ऐसी बोल रहे हैं, शायद मजबूरी में कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो। इनका तो पूरा इतिहास ही बीजेपी का जो रहा है वो बैसाखी वाला ही रहा है। आज भी बहुत सारी बैसाखियां लेकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बैसाखी इनकी आज की तारीख में सत्ता बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन है, ईडी, सीबीआई, सब बैसाखियां हैं इनकी। किसी राज्य में चले जाइए, हर राज्य में इनके पास बैसाखियां थी और बैसाखी को तोड़ते हैं ये, और बैसाखी को तोड़ के उसको फिर गटर में डाल देते हैं, नाले में डाल देते हैं कि अब हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी। जम्मू कश्मीर में धुर विरोधी पीडीपी के साथ सरकार बनाई। असम में आज असम गण परिषद कहाँ है? हरियाणा में चौटाला की पार्टी के साथ कितने लंबे तक अलायंस रहा, फिर उनको भ्रष्टाचारी बनाकर फिर दूर हो गए। बिहार में आज भी 6 पार्टियां साथ, उत्तर प्रदेश में लगभग 10 पार्टियां साथ हैं, महाराष्ट्र में 1 आधा दर्जन से ज्यादा है, कर्नाटक में जेडीएस भी साथ है, आंध्रा में सरकार ही अलायंस की। आज देखिए किस तरह से पंजाब में आज अकाली दल ढूंढने से नहीं मिल रहे, झारखंड में भी अलायंस में सरकार बनाई। एनडीए 1 जब बना तो 48 पार्टियों का एक कुनबा था पूरा, फिर एनडीए 3 आते आते उसमें से घट गई, 34 रही, 3-4 ऐसे ही जोड़ लिए जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। आज भी 38 पार्टियां। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इनकी पूरी जो फितरत है वो यही है कि यूज एंड थ्रो। हालत यह है कि नड्डा साहब तो आज तक ये भी कह रहे हैं कि हमें आरएसएस की भी जरूरत नहीं, और इनका तो पूरा कहने का ही तात्पर्य यह है कि क्षेत्रीय दल समाप्त होने चाहिए। ये इनका सिद्धांत है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के पीछे जो पूरी थ्योरी थी वो यही थी कि क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। ममता पहली बार 38 दलों का एनडीए गठबंधन है आलोक शर्मा जी, आपसे अपने 8 दल सिर्फ महागठबंधन के बिहार में नहीं समझे, कहूंगा यहाँ तो 38 को साथ लेके चल रहे हैं। मैं ब्रजमोहन भाई से अभी बहुत इंटरेक्शन की बात कर रहे थे। मैं इनसे पूछ लूं, जब से 1.25 साल से सरकार बनी है, 1.5 साल से एनडीए की एक भी बैठक हुई हो, तारीख पूछ लूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरे बड़े भाई हैं, मैं इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं। बात यह है कि अभी दिल्ली के अंदर चुनाव था फरवरी में, जेडीयू और बीजेपी दोनों आमने सामने दिल्ली में लड़े थे कि नहीं लड़े? सच्चाई बताइए। महाराष्ट्र में लड़े थे कि नहीं लड़े थे आमने सामने? नॉर्थ ईस्ट में दोनों लड़े थे कि नहीं लड़े? जेडीयू के विधायक किसने तोड़े थे बताइए? 7 के 7 विधायक बीजेपी ने तोड़े तो थे। आप बता दीजिए, दिल्ली में आप किसके साथ लड़े थे? इंडिया गठबंधन कैसे आपस में लड़ रहा था? पश्चिम बंगाल में कैसे? अब आगे की लड़ाई तो और दिलचस्प होगी, वहां कैसे आपस में लड़ रहा था? भाई सहयोगी दलों वाला तो ये तो सब आपके यहाँ भी देखने को मिल रहा है। बस सीधे सीधे मौके का गठबंधन है ना, विचारधारा से तो उसका कोई लेना देना नहीं। पूजा जी देखिए, जहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया है हमने नुकसान उठाया। आप देखिए किस तरह से हमने अलायंस अगर उत्तर प्रदेश में किया, हम हाशिए पे गए। हमने बिहार में आप ऑलरेडी हाशिए पर थे, आप ऑलरेडी हाशिए पर थे भाई। एक मिनट पूजा जी, हम सेक्रीफाइस करना जानते हैं, बीजेपी दूसरों को नस्त नाबूद करना जानती है। हम गठबंधन में अपने साथी दल को अपने से ज्यादा महत्व देना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे साथ आलोक जी सुनिए, अब आलोक जी हेट की बात आई, मैं आपको रोक रही हूँ, सुनिए ना भाई। आप सेक्रीफाइस करते हैं क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना यूपी में, ना बिहार में, ना पश्चिम बंगाल में। ये गलतफहमी है। अच्छा, कैसे? जिस भी राज्य में हमने अलग लड़ा है, हम अलग लड़ने शुरू हो गए हैं। हाँ। हमारे साथ जो भी क्षेत्रीय दल रहे हैं वो निपटने शुरू हो गए, और ये बात क्षेत्रीय दल भी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक सीमेंटिंग फोर्स का काम किया। अगर उत्तर प्रदेश में आज गठबंधन के साथ बहुत सारे घटक दल हैं, तो वो भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी जी का जो संघर्ष रहा, हमने जो लड़ाई लड़ी है मोदी जी के खिलाफ, उसका एक बहुत बड़ा फायदा हमारे घटक दल साथियों को मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें एक बहुत बड़ा हाथ यूपी में ही बीजेपी की रणनीति की भी एक कमजोरी रही, आप इसे मत भूलिए। देखिए दोनों, वो तो अब राजनीति अगर वैसे डिस्कस करेंगे तो एक अलग बात है, लेकिन मैं नीरज भाई की लव एंड हेट पर एक बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उसमें हेट करके आदमी को डाला जाता है, फिर लव करके बाहर निकलता है। नेचुरली करप्ट पार्टी हेट करके अंदर डाली जाती है, फिर ब्रजमोहन भाई को बीजेपी की बड़ाई करनी पड़ती। आज हालत यह है कि डीएनए किसका पूछा गया था? मोदी जी चिल्ला चिल्ला के नीतीश जी का डीएनए पूछते थे, कहते थे इन्होंने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। तो नीतीश जी का वॉकआउट इंडिया गठबंधन से किसकी वजह से? आलोक शर्मा, देखिए वो ठीकरा भी आपके से भी फोड़ा जाता है। अगर आप उन्हें संयोजक बना देते तो आज नीतीश होते ना इंडिया गठबंधन में।
और फिर सृजन घोटाले के मामले में सीडी ईडी सीबीआई जाती और वो आखिरी मूवमेंट पे 15 दिन पहले छोड़ के भाग जाते तो फजीयत हमारी होती। फिर आपको एक दिन सबसे बड़ा सवाल फिर पूछना पड़ता, प्रॉब्लम ही हो जाती, फिर राष्ट्र की बात होती, फिर दंगल होता। हम भी बहुत कुछ समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते। हमें भी पता किस किस के केस कहां फंसे हुए, हमें भी पता था नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी के कहां 71,000 करोड़ फंसे हुए। दुर्भाग्य ये है कि आज मैंने कहा सबसे पहले के जो बैसाखी है वो सबसे बड़ी इलेक्शन कमीशन की वोट चोरी करके सरकार बनती है। दुर्भाग्य ये भी है ना, एक छत्र राज बिहार पर करने वाली कांग्रेस भी आज सहयोगियों के सहारे खड़ी हो गई है। जयंत जिज्ञासु, मुद्दा मिल गया है ना इस बीच आपको। पहले ही आप नीतीश कुमार को लेकर, सीएम फेस को लेकर आप सवाल उठाते रहे हैं, अब एक इस बयान ने एक और मुद्दा दे दिया आपको। जयंत जी, यह तो बहुत ही पुराना मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, जो अपने सहयोगियों को के साथ इसी तरह का सलूक करती आई है। अरुणाचल प्रदेश में एक ठीक ठाक सरकार उसकी चल रही थी, उसको जनता यूनाइटेड का समर्थन था, लेकिन इनके 7 में से 6 विधायक को तोड़ लिया गया। अब इसको क्या कहेंगे? बाकी तो शिंदेकरण नीतीश जी का होता है नहीं होता है, यह तो अब प्रश्न बिल्कुल ही अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि सरकार हमारी बनने जा रही है और तेजस्वी जी की अगुवाई में हम लोग बिहार का नवनिर्माण करने जा रहे हैं। आज हमने एक आपको तेजस्वी जी के प्रण को सामने रखा है मैनिफेस्टो के जरिए, और ये किसी एक व्यक्ति के नाम से उसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि बिहार के हर जनसाधारण का जीवन तेजस्विता से भरा हो, ओजस्विता से भरा हो, यशस्विता से भरा हो, मर्यादा और गरिमा का जीवन जीने का हक सबको मिले। इसी के कोशिश हम लोगों की सरकार होगी, और हम 20 दिन के अंदर जो भी नौकरी रोजगार अधिनियम है उसको लाएंगे, और 20 महीने के अंदर बिहार के हर परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी मिले। हमारा संकल्प है कि हम संविदा राज पर पहली मुकम्मल चोट करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी के लिए कोई जगह हमारे यहाँ नहीं, और प्रधानमंत्री कह के गए हैं कि रील बनाना एक रोजगार है। भाई, ये तो बिहार के लोगों के साथ एक भद्दा और क्रूर मजाक है। जो बिहार राजेंद्र बाबू की धरती हो, लोकनायक जयप्रकाश की, जननायक कर्पूरी की, वहां कोई ये कहे कि रील बनाओ, पहले कहते थे पकौड़ा बेचो। तो कुल मिला के हम लोगों की सरकार में 7 विश्वविद्यालय खुले। यूपीए की सरकार के दौरान 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को मिले, 2 का परिसर, 1 का परिसर 1 का केंद्र खुला। तो हम तो बिहार में यह भी कह रहे हैं कि जो वित्त रहित कॉलेज हैं, जहां प्रोफेसर साहब बस कहलाइए लेकिन परिवार न चल सके, उन सब को का हम सरकारीकरण करने जा रहे हैं। हर अनुमंडल में कम से कम 1 महिला विद्यालय खोलेंगे, हर प्रखंड में 1 डिग्री कॉलेज हम खोलने जा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि हम तो वायदे और खड़े उतरने वाले लोग हैं। ज्वाइंट पीसी होती है तो पीछे से तेजस्वी का चेहरा नजर आता है, तो ये सब इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि कांग्रेस कर रही है सेक्रीफाइस। नहीं, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच जो ताल्लुक हैं वो आज के नहीं है, वो बहुत भरोसे के ताल्लुक हैं। और सोनिया जी और लालू जी के बीच जो एक आत्मीय संबंध है उसको देश दुनिया ने देखा है। कांग्रेस पार्टी विखंडित हो गई। होता तो इतना टाइम नहीं लगता ना तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने में, इतना टाइम नहीं लगता ना सीट शेयरिंग फॉर्मूला सेट करने में। वह इसलिए कि हम एक लोकतांत्रिक गठबंधन चलाते हैं। हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। हर विचार का समावेश होता। घोषणा पत्र जो साझा हमने जारी किया, एक बिंदु पर कई विचार तो बाहर हो गए हैं। लोकसभा चुनाव निपटा तो यहाँ पर दल भी आउट होने लगे। नहीं, आपस में वो समन्वय नहीं बैठा। अभी तस्वीर कौन कहाँ होगी, किस साइज की, उसकी एमबी, ये सब बता रहे थे नीरज जी, वरिष्ठ हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जहां दिलों के बीच एक राबता होता है वहां ये सब बातें नहीं देख। और सारे घटक दलों ने मिलके तेजस्वी जी को अपना एक सर्वमान्य चेहरा घोषित किया है। तो जाहिर सी बात है कि जिनकी अगुवाई में हम जाते हैं, लोगों के दिलो दिमाग पर उनका चेहरा अंकित होता है। और हमने देखा है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को मनरेगा के मजदूर से भी कम मेहनताना मिलता, परिवार नहीं चलता। इसलिए हमने जीविका दीदी में जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं उनको 30,000 रुपये मासिक देने का वायदा किया है। पहले 2 वर्ष तक ऋण जो होगा उनका वो ब्याज मुक्त होगा। पहले के ब्याज को हम माफ करेंगे। और आप जानिए कि 63 करोड़ रुपये
हमको बिहार को प्रतिदिन ब्याज के रूप में अदा करना पड़ता है। इतना कर्ज ले रखा है नीतीश कुमार जी की अगुवाई वाली सरकार ने। विज्ञापन जनसंपर्क विभाग के मंत्री रहे हैं नीरज जी, ये जानते हैं इस बात को कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो हम इन सब चीजों से उबारना चाहते हैं इस बिहार को, हम बिहार को नए सिरे से बनाना चाहते हैं। अब और अतिरिक्त कर्ज लेंगे, पहले ही कर्ज में दबा हुआ बिहार, उस पर आपके ये बड़ी बड़ी घोषणाएं और वादे, अब इसको पूरा कैसे करेंगे, ये तो बड़ा सवाल है। पूजा जी आप बताइए। लेकिन मुद्दा ये नहीं है ना, मुद्दा हमारा ये है ही नहीं ना, मुद्दा हमारा ये है नहीं। मुद्दा तो ये है ना कि गठबंधन की जो राजनीति है ना, वो तो मौके को देखकर, टाइमिंग को देखकर होती है। नहीं, हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य में क्या बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए या नहीं, अच्छी तालीम मिलनी चाहिए कि नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए कि नहीं। हम भी सरकार में 17 महीने रहे, शिक्षा विभाग हमारे पास रहा, बिना पेपर लीक हुए हमने 3 लाख के आसपास आप ही उस गठबंधन धर्म को अच्छे से निभा लेते, उस गठबंधन धर्म को अच्छे से, जैसे इंडिया की आप बात कर रहे हैं, उस इंडिया को बनाने वाला था कौन? दर्जा दिया जयंत जी, उस इंडिया को बनाने वाला था कौन? नहीं, सारे लोगों ने मिलकर। और हम आपसे आज कह रहे हैं, आज हमारे गठबंधन नीतीश कुमार थे, उन्हीं को आउट कर दिया। नहीं तो वो वहां बने रहते तो आप भी सरकार में रहते कि नहीं? नहीं, हम तो अच्छा एक बात बताइए, नीतीश जी का सम्मान जितना तेजस्वी जी करते हैं उतना निशांत जी ही करते होंगे उनके सुपुत्र। उनके आसपास के लोग भी उनको दगा देते रहते हैं, और ये बात तो स्वयं नीरज जी उठाते रहते हैं कि भाई कार्यकर्ताओं के खून में, सुन लिया जाए ना, कार्यकर्ताओं के खून पसीने से सिंची हुई पार्टी को कौन लोग हाँक रहे हैं। क्या होता है आरएसएस कोटा, क्या होता है मेहरारू कलेक्टर आयोग। और हम आपसे कह रहे हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद कहते थे कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। नीरज जी रिस्पॉन्ड कीजिए। चलिए ठीक है, जीत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत इकट्ठा प्रयास है, साझा प्रयास है, और बहुत संकल्पित ढंग से बिहार को बनाएंगे। थोड़ा रिएक्शन ले लीजिए ना, आप इतने सवाल उठा रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, उस पर रिस्पॉन्स लेना तो जरूरी है ना। नीरज जी बोले हैं कहाँ? जयंत जिज्ञासु जी की पीड़ा स्वाभाविक है। इनके लीडर देश में ऐसा अपोजिशन लीडर बता दीजिए तो आपको बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। रुक जाइए, बात सुनिए तो आप, यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है। बोले नीरज जी। बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में 27 मामले तेजस्वी के खिलाफ लंबित हैं। 27 केसेज बिहाइंड तेजस्वी यादव। दूसरा, बड़ा अच्छा आलोक जी ने सवाल उठा दिया, आज जरा नजारा देख लीजिए। अरे अब लालू जी को फंसाए थे आप लोग, आप ही के राज में तो फंसे थे। अब सवाल यह है कि अब तेजस्वी यादव को भी जेल भेजना चाह रहे हैं। आप जिस सीएजी की रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं, वो कब का रिपोर्ट है? 2024 का। उस समय कौन था शिक्षा मंत्री? चंद्रशेखर यादव। शहरी विकास मंत्री कौन था? तेजस्वी यादव। 11,065 करोड़ का यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिए थे। सुधाकर से, अरे मैं पूछ रहा हूं, तो रुकिए। और आप कह रहे हैं सुधाकर सिंह थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो सीएजी की रिपोर्ट में उसी का उल्लेख है। आलोक शर्मा, कीजिए गठबंधन धर्म का आपका एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल दे दिया यहाँ नीरज कुमार ने। सजा याफ्ता हो, कैदी रत्न वाला हो, करप्शन पर बोलेगा? करप्शन पर आपको बोलने का मत लड़िए प्लीज। जयंत जी नहीं, नीरज जी प्लीज। के आरोप में भद्दा मजाक आपने किया है। यह आपका 2015 का घोषणा है, अदालत में देखिए। सेकुलर इमेज था आपका, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब, और इसमें आपने उसको सारे तथ्य को गायब कर दिया। आलोक शर्मा को लाइए, आलोक शर्मा का ऑडियो कर दीजिएगा प्लीज, पीसीआर। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि आज नीरज भाई को मैनिफेस्टो से बड़ा लगाव हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि 2019 के चुनाव में नीरज भाई और हम न्यूज 24 पे ही डिबेट कर रहे थे। बोलने दीजिएगा घोषणा पत्र पर ना। और न्यूज 24 पे जब हम डिबेट कर रहे थे, मैं और नीरज भाई, नीरज जी रुक जाइए, पूरे 2000, अरे भाई नीरज भाई एक मिनट, 2019 में हम और नीरज भाई दोनों ही डिबेट कर रहे थे, पूजा जी, और 2019 में आज ये बड़े मैनिफेस्टो लेकर बैठे हैं। बीजेपी के डर के मारे लोकसभा के चुनाव में जेडीयू ने अपना मैनिफेस्टो भी रिलीज नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि हम आर्टिकल 370 पे ये डालेंगे, ये नहीं डालेंगे। बिल्कुल, 7 निश्चय प्रण 1, 7 निश्चय प्रण 2, ये आप ही के डर से नहीं आ रहा है क्या? संतोष पाठक जी, स्पष्ट करिए
क्या तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं? सुधाकर सिंह पर आरोप लगा रहे हैं? आप मुझे केवल ये बताइए नीरज भाई 2019 में आपका सर्टिफिकेट संतोष पाठक जी को बोलने दीजिए प्लीज। रुक जाइए संतोष। हमारे और नीरज जी में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। उसको जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो सफल भी नहीं होगी। तो ऐलान कर दीजिए ना, सीएम फेस ऐलान कर दीजिए। अपने बराबरी में उनको लाकर खड़ा कर दिया। और नीतीश जी के नेतृत्व बिहार कैबिनेट की तस्वीर देखे तो वहां अपने आप को वेटेज दे दी। बनाएंगे जिसको गलतफहमी उड़ाना है उड़ाता रहे। जैसा संतोष जी ने अभी पहले भी कहा है, कुछ अर्बन फिनोमिना जरूर है जिसमें कुछ कुछ बातें नीतीश जी को लेकर होती हैं। हमारे सभी प्रमुख नेताओं ने नीतीश जी को इंडोर्स किया और कहा है कि उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ रहे हैं। बाद बाकी जिसको जो कहना है कहता रहे। बिहार की जनता इस बात को समझती है कि नीतीश जी और बीजेपी जब तक एक साथ है तो बिहार की जनता जब तक एक साथ है, जब तक एक साथ है, ये आप ये जो अगर और जब तक और ये जो नंबर्स लगा देते हैं ना, बस सवाल यहीं से खड़े हो जाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज सबसे बड़ा सवाल में जुड़ने के लिए। नमस्कार। घोचू जी के स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा हर रोग दफा, एक ही जगह। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास सोच जो करे राज। कैचिंग के साथ डालिए खाने में जान, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता, भूले बिसरों को वापस लाना भी होता है। कैच मसाले हर खाने की जान। जाने दो लक्स कोजी हीटेक